आज अपन देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर कि मिरर्स अगर कंबाइन करके रखे गए हो तो उनसे इमेजेस कैसे फॉर्म होती है। देखिए, एक कॉन्केव मिरर लिया, इसी की ऑप्टिक एक्सिस पे एक प्लेन मिरर और रख दिया, ठीक है। इसकी फोकल लेंथ ले लेते हैं अपन 10 सेंटीमीटर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट जो यहाँ पे रखा हुआ है 20 सेंटीमीटर पे और इधर से रखा हुआ है अगेन 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है। इस मिरर को नाम दे दिया अपन ने M2 और इस मिरर को नाम दे दिया M1। फाइंड आउट द इमेज फॉर्म आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन। जब भी 2 रिफ्लेक्शन की बात होगी और इमेजेस फॉर्म होगी तो आपको उसमें बोला गया होगा कि आपको पहला रिफ्लेक्शन कहां से कंसीडर करना है। आफ्टर 2 रिफ्लेक्शन कंसीडर फर्स्ट रिफ्लेक्शन ऑन मिरर M1 पे अपन को पहला रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है, ठीक है। और उसके बाद फाइनल इमेज की पोजीशन वगैरह बतानी है कि क्या कहां पर फाइनल इमेज बनेगी। पहला रिफ्लेक्शन कहां पे कंसीडर करना है, M1 पे, ठीक है। सॉल्व करिए इसको। देखिए, पहला रिफ्लेक्शन कहां पे कंसीडर करना है, M1 पे। अगर पहला रिफ्लेक्शन M1 पे कंसीडर करूं तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे इसकी रेज यहाँ पे गिरी, इस पे इंसिडेंट हुई। जब ये रे यहाँ पर इंसिडेंट होने के बाद यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो कहां से आती हुई नजर आएगी, पीछे इमेज कहां पे बनेगी 20 सेंटीमीटर पे, क्योंकि हमें पता है प्लेन मिरर कहां पे इमेज बनाता है 20 सेंटीमीटर, जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी डिस्टेंस पे पीछे। तो यहाँ पर बन गई पहली इमेज I1। जब ये रिफ्लेक्टेड रे यहाँ से ट्रांसफर होकर यहाँ पर जाएगी और वो यहाँ पर जब फिर कॉन्केव मिरर पे गिरेगी तो कॉन्केव मिरर के लिए ये इमेज एक ऑब्जेक्ट की तरह काम आएगी। तो कॉन्केव मिरर को क्या लगेगा कि इसके लिए U कितना है, -60 सेंटीमीटर। क्यों? दोनों के बीच में डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर। अगर ये ऑब्जेक्ट बन गया तो कॉन्केव मिरर के पोल से इसकी डिस्टेंस कितनी है, 60 सेंटीमीटर, ठीक है। और F की वैल्यू कितनी होगी, -10 सेंटीमीटर। वी यूज मिरर फॉर्मूला 1/V + 1/U = 1/F। इसमें U और F की वैल्यू पुट करके क्या हम V की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कितनी होगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, देखिए एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, कितने डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर पे। कॉन्केव मिरर 45 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, फोकल लेंथ ले ली 20 सेंटीमीटर, ये F की वैल्यू ले ली इसकी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको अगेन मिरर M1 पे फर्स्ट रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है और मिरर M2 पे सेकंड रिफ्लेक्शन कंसीडर करना है और फाइनल इमेज की पोजीशन बतानी है कहां पर होगी, ठीक है। वही फर्स्ट रिफ्लेक्शन कहां पे कंसीडर करना है, ये यहाँ पे गिरी। तो एक बात बताइए, जो फर्स्ट रिफ्लेक्शन M1 पे आया तो M1 वाले को क्या लगेगा। अगर मैं M1 के लिए सॉल्व करूं तो देखिए M1 को क्या लगा कि उसके लिए U कितना है, U है -10 सेंटीमीटर, F है +10 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि इस मिरर के लिए रेज इधर जा रही है तो ये मिरर के लिए फोकस क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट इधर रखा है तो अगर मेरी यूजफुल रेज इधर जा रही है तो मेरे उधर वाली साइड क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो ये F कितना हो गया, +10। तो 1/V + 1/U = 1/F। तो अगर मैं बात करूं तो देखिए 1/V के लिए 1/V कितना होगा, ये हो गया -1/10 = 1/10। तो V की वैल्यू आई 2/10 यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पॉजिटिव आई इसका मतलब किस साइड बन रहा है,
ठीक है, 5 सेंटीमीटर पे यहाँ पे इमेज बनी पहली, और फिर ये जो 5 सेंटीमीटर पे जो इमेज बनी है ये अब कॉनकेव मिरर के लिए किसकी तरह काम करेगी, ऑब्जेक्ट के लिए। अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है तो देखिए इसके लिए डिस्टेंस कितनी हो गई ऑब्जेक्ट की, 45 प्लस 10 55 प्लस 5 60। तो मिरर M2 के लिए अगर मैं बात करूं तो देखिए मिरर M2 को क्या लगेगा कि U की वैल्यू कितनी हो गई, -60 सेंटीमीटर, फोकस हो गया -20 सेंटीमीटर। तो देखिए मिरर फॉर्मूले से अगर मैं बात करूं तो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/l, तो v की वैल्यू कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर नेगेटिव। इसका मतलब इमेज कहां पे बन रही है, फाइनल इमेज इस पॉइंट पे, ठीक है, कहां पे 30 सेंटीमीटर फ्रॉम नाउ अपन कुछ अलग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी। देखिए एक कॉनकेव मिरर, ठीक है, इसकी ऑप्टिक एक्सिस पर यहां पर एक प्लेन मिरर रख दिया अपन ने, ठीक। एक ऑब्जेक्ट इस कॉनकेव मिरर के सामने रखा, है 30 सेंटीमीटर पर, और ये डिस्टेंस अपन ने ले ली 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फ्रॉम एंड पोजीशन, उनकी पोजीशन क्या होगी। देखिए कॉनकेव मिरर 30 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोकस कितना है 20 सेंटीमीटर, तो इसके लिए u हो गया -30 सेंटीमीटर, फोकस हो गया -20 सेंटीमीटर, तो v कितना होगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक बात देखिए, ये कॉनकेव मिरर का हाफ पार्ट है, सिर्फ हाफ पार्ट। कैसे, इस तरह से कि मैंने क्या करा है, कॉनकेव मिरर था तो इसके नीचे वाला सेक्शन को कंसीडर नहीं किया है, सिर्फ ऊपर वाला सेक्शन कंसीडर किया है, ठीक है। तो एक बात बताइए, जब इमेजेस बनती है तो ऊपर वाला सेक्शन रेस को रिफ्लेक्ट करके अगर रियल इमेज बन रही तो नीचे की तरफ ट्रांसफर करता है, ऐसे इस टाइप से कि अगर मान लीजिए मैं आपसे बात करूं कि यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, तो रेज यहाँ से टकराएगी, यहाँ पे गई, रेज यहाँ पे टकराई और यहाँ पे गई इस पॉइंट पे, ठीक है, यहाँ पे इमेज बनती थी। तो नीचे वाला सेक्शन रिफ्लेक्ट करके रेस को ऊपर भेज रहा है और ऊपर वाला सेक्शन रिफ्लेक्ट करके रेस को किधर भेज रहा है, ऑप्टिक एक्सिस की तरफ, ताकि रियल इमेज बने, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं क्या कि सिर्फ यहाँ पर हाफ सेक्शन ही कंसीडर किया गया है, तो यहां से रह गई इमेज कहां पे बना रही है -60 सेंटीमीटर पे, तो ये 30 हो गया, ये 10 हो गया, तो ये 40 सेंटीमीटर, तो पीछे कितना और होगा, तो रेज यहां से आई, कितने डिस्टेंस पे इमेज बना रही है इस मिरर से, कितने पे पीछे 20 सेंटीमीटर पे, ठीक है, 40 सेंटीमीटर तो यहीं की डिस्टेंस हो गई, तो ये पहली इमेज बन गई I1। अब एक बात देखिए, क्या जो रेज यहां पर इंसिडेंट होगी ऊपर वाले सेक्शन में, वो सारी की सारी कन्वर्ट होकर पीछे आएंगी। मतलब अगर मैं बोलूं कि एक रे यहां पे गिरी तो वो रिफ्लेक्ट होकर भी कहां पे आ रही होंगी, इस पॉइंट पे, ठीक है, वो भी रिफ्लेक्ट होकर कहां पे आ रही होगी, इसी पॉइंट पे। तो अगर अपन बात करें तो यहाँ ऑब्जेक्ट से जितनी भी रेज इस मिरर पे गिर रही हैं वो सब रिफ्लेक्ट होकर इस पॉइंट पे आ रही हैं, तभी यहाँ पर इमेज बन रही है, ठीक है। एक जो रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है मिरर पे,
वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे गई तो कितने सेंटीमीटर पे डिस्टेंस इमेज बनेगी? 10 सेंटीमीटर पे, क्योंकि ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पर है? 10 पे। तो ये इमेज एक और हमारी कौन सी हो गई? I2। ठीक है, I1 बनी कॉनकेव मिरर से, I2 बनी प्लेन मिरर से। लेकिन एक बात देखिए, क्या जो भी रे ऊपर से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे गिरी, क्या वो यहाँ से पास होने के बाद कभी भी इस प्लेन मिरर पे नहीं गिरेंगी? और जो प्लेन मिरर पे रे गिरी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद कभी भी कॉनकेव मिरर पे नहीं गिरेगी। इसका मतलब एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट कभी भी नहीं बनेगी। एक की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट कब बनती है? जब वहां से रेस आती हुई नजर आए। तो अगर मान लीजिए कि ये रे यहां से पास होने के बाद, इमेज बनाने के बाद अगर मिरर पे गिरती तो वो उसके लिए ये इमेज उसके लिए एक ऑब्जेक्ट बन जाता। और अगर इसकी रिफ्लेक्टेड रे अगर कॉनकेव मिरर पे गिरती तो ये इमेज उसके लिए क्या बन जाता? ऑब्जेक्ट। तो हमारे टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? टोटल इमेजेस 2। और पोजीशन क्या? प्लेन मिरर से पीछे कितने पे? प्लेन मिरर से दे रहे हैं पोजीशन इसकी, ठीक है। प्लेन मिरर से पीछे कितने? एक 10 सेंटीमीटर पे और एक 20 सेंटीमीटर बिहाइंड। देखिए, इसी में अगर अब चेंज करें क्या कि वही हाफ पार्ट दिया अपन ने, अगेन प्लेन मिरर, लेकिन इस बार अपन ने क्या चेंज किया कि ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट रख दिया अपन ने 60 सेंटीमीटर पे, फोकल लेंथ ले दी अगेन 20 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस ले ली अपन ने 10 सेंटीमीटर, ठीक है। देखिए इस बार क्या चेंज हुआ, U हो गया अपने पास -60 सेंटीमीटर, F कितना हो गया -20 सेंटीमीटर, तो V कितना आएगा अपने पास -30 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये है कि जो रे यहां पे गिरी वो रिफ्लेक्ट होकर यहां पे आई, ठीक है। यहां पर उसने क्या बनाई? इमेज I1। अब देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनी I1, वो इमेज I1 से क्या जो जाने वाली रे है वो क्या इस प्लेन मिरर पे गिरेगी? अगर वो प्लेन मिरर पे गिरेगी तो इसका मतलब है कि ये इमेज अब इसके लिए क्या बन गई है? ऑब्जेक्ट। तो पीछे इमेज कहां पे बनाएगी? देखिए ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 30 सेंटीमीटर इमेज की, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी? 70, 30 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो गया? 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 40 सेंटीमीटर, तो इमेज भी कहां पर बनेगी? इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद जो रह जाएगी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये एक और इमेज हो गई I2। ये तो कहानी हुई कॉनकेव मिरर की। अब बात करते हैं प्लेन मिरर की। तो प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट से जो रह जाएगी यहाँ पर इधर, वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे मिलेगी। तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 10 सेंटीमीटर। तो ये हो गया I3। अब देखिए जो प्लेन मिरर पे रे गिरी वो रिफ्लेक्ट होने के बाद, किधर गई? क्या बाहर की तरफ? ये कभी भी कॉनकेव मिरर पे नहीं गिरेगी। इसका मतलब इसका ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज कभी भी इसके लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनेगी। क्लियर है बात? तो टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितनी हुई यहाँ पर? 3। टोटल नंबर ऑफ इमेजेस 3। और पोजीशन क्या क्या है? एक की कॉनकेव मिरर से 30 सेंटीमीटर आगे, एक की प्लेन मिरर से 40 सेंटीमीटर पीछे और एक की प्लेन मिरर से 10 सेंटीमीटर पीछे। क्लियर है बात?
नाउ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रिफ्रैक्शन। देखिए, अभी पहले अपन ने रिफ्लेक्शन पढ़ा, अब अपन बात करते हैं रिफ्रैक्शन की। रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब कोई लाइट किसी दो मीडियम को अलग करने वाली सरफेस पे इंसिडेंट होती है एंगल आई पे, तो जब वो दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है तो वो अपने पास से जो डेविएट हो जाती है, उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। मीन्स जब रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर हो रही है, ठीक है, तो वो अपने जिस पाथ पे आ रही थी उस पाथ से जब डेविएट हो जाती है तो उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? रिफ्रैक्शन। मान लेते हैं कि ये डेविएट हो गई, ये एंगल कितना बना? R। इस मीडियम को लिया अपन ने N1, इस मीडियम को लिया अपन ने N2। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन क्या बोलते हैं? सबसे फर्स्ट स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? जिस मीडियम से रे आ रही है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसके साइन आई का मल्टीप्लीकेशन, और जिस मीडियम में रे गई उसके साइन आर का मल्टीप्लीकेशन विद N2 इक्वल होता है N1 साइन आई इज इक्वल टू N2 साइन आर। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं कि यहां पर स्पीड मीडियम में लाइट की V1 है, इसमें मीडियम की लाइट की स्पीड V2 है, यहाँ पे मीडियम की लाइट की वेवलेंथ λ1 है, और यहाँ पे मीडियम में, इस मीडियम सेकंड में वेवलेंथ λ2 है, तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू कितना हुआ? N2 बाय N1 λ1 बाय λ2 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2। मीन्स रे का ट्रेवल करते हुए किसी दूसरे मीडियम में ट्रांसफर होना और उससे दूसरे मीडियम में अपने एक्चुअल पाथ से डेविएट होने के प्रोसेस को हमने क्या बोला? रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन के लिए जो लॉ दिए गए उसमें सबसे फर्स्ट स्नेल्स लॉ क्या कि N1 साइन आई इक्वल टू कितना होता है? N2 साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 बाय N1। और अगर मीडियम्स में, इस दोनों मीडियम में अगर लाइट की प्रॉपर्टी के बारे में कि उसकी स्पीड कितनी है, उसकी वेवलेंथ कितनी है, उसका रेशियो अगर अपन बात करें तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू N2 बाय N1 अपॉन इक्वल टू λ1 अपॉन λ2 इक्वल टू V1 अपॉन V2। ठीक है, एक सेकंड क्या कि ऑल द थ्री रेज, ऑल द मीन्स रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे and normal all lie in the same plane. Means incident ray, refracted ray and normal all lie in the same plane. ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जो n होता है वो होता है अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखिए, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम।
कि वो मीडियम किसी लाइट रे के लिए किस तरह से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज शो करता है, उसको अपन किस में डिनोट करते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में। कोई ज्यादा डेंस है, कोई कम डेंस है, तो ज्यादा डेंस होगा तो किस तरह से बिहेव करेगा, कोई कम डेंस है तो किस तरह से बिहेव करेगा। ये सब प्रॉपर्टीज कौन इंक्लूड करता है अपने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट मीन्स एन। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एंगल आई एंड एंगल आर इज फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। थर्ड पॉइंट, व्हेन रे ट्रांसफर वन मीडियम टू अनदर, then from one medium to another, then lambda and v changes but f doesn't changes। जब वे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है तो उसकी स्पीड और उसकी वेवलेंथ बदल जाती है, बट उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, बिकॉज फ्रीक्वेंसी f is the property of source। फ्रीक्वेंसी किसकी प्रॉपर्टी होती है, सोर्स की, ठीक है। तो अगर रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रांसफर करती है तो उसका कलर भी चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि कलर किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी पे। कलर इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पर चेंज नहीं हो रही तो इसका मतलब है कि कलर भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिए। अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं स्लेंस लॉ पे बेस्ड। एक रे 60 डिग्री एंगल बनाकर इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। n इक्वल टू 1 और n इक्वल टू √3, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछे गए, फाइंड आउट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकंड डेविएशन डेल। देखिए, अगर रे 1 से 3 में जा रही है, √3 वाले मीडियम में, कितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, 60 डिग्री। तो स्नेल्स लॉ से मैं क्या बोल सकता हूं, 1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 sin r। तो ये कितना हुआ, sin 60 √3/2, √3 से √3 कैंसिल, sin r इज इक्वल टू 1/2, यानी r इक्वल टू कितना हो गया, 30 डिग्री। अगर r 30 डिग्री हुआ तो एक बात देखिए, डेविएशन की डेफिनेशन अपन ने प्लेन मिरर में भी देखी थी। क्या कि मैंने उस टाइम भी बोला था कि अगर कोई ऑप्टिकल सिस्टम अगर किसी रे के पास में आ जाता है तो उस ऑप्टिकल सिस्टम के होने के वजह से रे किस पाथ पे चली गई और एक्चुअल पाथ क्या होना चाहिए था, उन दोनों के बीच का एंगल क्या होता है, अपना डेविएशन। अगर ये मीडियम नहीं आता तो रे इस डायरेक्शन में ही कंटिन्यू करती, लेकिन इस मीडियम के होने की वजह से कितने एंगल पे जा रही है, 30 डिग्री पे, मीन्स डेविएट हो गई। ये एंगल कितना है अपने, 30 डिग्री। तो मीडियम के होने के वजह से रे ने अपने पाथ को कितना डेविएट किया, दैट इज 30 डिग्री, क्योंकि 60 है तो ये भी 60 होगा। तो हमारे डेविएशन कितना हो गया, 60 माइनस 30 कितना हुआ, 30 डिग्री। मीन्स अगर ये मीडियम नहीं होता बीच में तो ये रे अपने इसी पाथ को कंटिन्यू करती, लेकिन इस मीडियम के होने की वजह से कितना शिफ्ट हो गई, 30 डिग्री इधर शिफ्ट हो गई क्लॉकवाइज। तो अपना डेविएशन कितना हुआ कि एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुई, 30 डिग्री क्लॉकवाइज।
अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज, मैं बोल रहा हूं कि ये रेयरर मीडियम और ये डेंसर मीडियम है। डेंसर एंड रेयरर आर रिलेटिव टर्म। अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं वाटर के कंपैरिजन में ऑयल को देखूं तो ऑयल ज्यादा डेंस नजर आएगा, वाटर रेयरर नजर आएगा। लेकिन अगर मैं वाटर और एयर के कंपैरिजन को करूं तो एयर रेयरर है और वाटर डेंसर है। तो इसका मतलब है कि कोई भी मीडियम रेयरर और डेंसर तब अपन बोल सकते हैं जब उसका किसी और मीडियम के साथ कंपैरिजन कर रहे हो। मींस अगर मैं ऑयल और वाटर ले लूं तो ऑयल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, ज्यादा, और वाटर का क्या होगा, कम। तो वाटर क्या हो गया उस केस में, रेयरर, और ऑयल क्या हो गया, डेंस। लेकिन अगर मैं वाटर और एयर को कंपैरिजन करूं तो एयर क्या हो जाएगा, रेयरर, और वाटर क्या हो जाएगा, डेंसर। तो बेसिकली रेयरर एंड डेंसर आर रिलेटिव टर्म। अगर यहाँ पे डेंसर लिखा हुआ है इसका मतलब है कि ये मीडियम, इस रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, कम है। ठीक है, तो अगर मैं बोल रहा हूं इसको N1 और इसको बोल रहा हूं N2 एंड इसको रेयरर बोला है, दैट मीन्स N1 इज लेस देन N2। अब रे देखिए, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I पे आए तो अगर मैं इस लेंस को लगाऊं N1 sin I इज इक्वल टू N2 sin R, तो एक बात देखिए, sin R की वैल्यू कितनी आ गई, N1 अपॉन N2 sin I। ठीक है, N1 अपॉन N2 का रेशियो लेस देन 1 होगा, तो इसका मतलब है कि जो R की वैल्यू होगी वो I से क्या होगी, कम। क्योंकि साइन I की वैल्यू अगर यहाँ पे आ रही है और N1 N2 बराबर होता तो I और R बराबर होता। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ N1 अपॉन N2 का रेशियो 1 से कम है, क्योंकि N1 क्या है, रेयरर, N1 लेस देन N2 है, तो यहाँ पर अगर 1 से कम रेशियो आ रहा है इसका मतलब क्या है कि मैं क्या बोल सकता हूँ कि साइन जो R है वो R क्या होगा, लेस देन I। तो अगर R इज लेस देन I तो इसका मतलब है कि रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई। ठीक है, ये एंगल हो गया R। तो इसका मतलब मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि व्हेन रे इंसिडेंट फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, व्हेन रे पासेस फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देन इट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द नॉर्मल, कि वो नॉर्मल की तरह शिफ्ट हो जाती है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं दूसरा केस देखूं तो देखिए इस केस में क्या होगा, अगर मैं साइन R के बारे में बात करूं तो साइन R इज N1 अपॉन N2 साइन I, पर N1 अपॉन N2 का रेशियो 1 से बड़ा होगा, तो इस केस में मैं क्या बोल सकता हूं, R इज ग्रेटर देन I। तो रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल गई, दैट मीन्स मैं बोल सकता हूं व्हेन रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम देन इट विल शिफ्ट अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो देखिए कैसे कैलकुलेट होगी फाइनल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, 30 सेंटीमीटर पे। तो अगर मैं इसका पहला रिफ्लेक्शन इस मिरर पे कंसीडर करूं तो देखिए इसके लिए U कितना हो गया, -30 सेंटीमीटर, F कितना हो गया, -20 सेंटीमीटर, तो V कितना आएगा, -60 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रे यहाँ पे इंसिडेंट हुई, कहां पे इमेज बना रही है,
I1 कितने डिस्टेंस पे? 60 सेंटीमीटर पे। तो देखिए जब ये रे यहां से पास होती हुई इस प्लेन सरफेस पे गिरेगी, ध्यान से देखिएगा, इस प्लेन सरफेस पे गिरी, तो बताइए ये डिस्टेंस कितनी बची? 30 सेंटीमीटर। तो इस सरफेस के लिए क्या लगेगा? प्लेन रिफ्रैक्शन। कैसे? देखिए एक्चुअल डेप्थ कितनी है? 30 सेंटीमीटर। किस में जा रहा है? 1 में। किस में से? 2 में। तो डी डैश कितना आ गया? 15 सेंटीमीटर। ठीक है। तो एक तो अपन ने जब पहला रिफ्लेक्शन यहाँ पे कंसीडर करते हुए इमेज बनाई, तो रे जब यहां से बाहर जाएगी, ठीक है, ऑब्जर्वर की आंखों में, तो वो कहां से आती हुई नजर आ रही है? 15 सेंटीमीटर से। ये I2 उसको दिखाई देगा, I1 दिखाई नहीं देगा, क्योंकि I1 तो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है? I2 में। तो I1 से जो रे गिरी वो रिफ्रैक्ट होने के बाद I2 से आती हुई नजर आ रही है, तो ऑब्जर्वर को इमेज कहां पे दिखाई देगी? I2 पे। तो देखिए ये तो वो केस जब मैंने ऑब्जेक्ट से रे को कहां पर गिराया? सबसे पहले मिरर पे। लेकिन ये केस भी पॉसिबल हो सकता था, कि ऑब्जेक्ट कितने पे? 30 सेंटीमीटर पे, प्लेन सरफेस से कितने डिस्टेंस पे? 60 सेंटीमीटर पे। तो अगर पहली रे कि यहां बाहर गिर जाती इस सरफेस पे, ठीक है, तो कितना लगता है अपने? डी डैश, डी कितना? 60 इंटू 1 डिवाइड बाई 2, तो डी डैश कितना आता? दिस इज I3। तो ऑब्जर्वर को कौन कौन सी इमेजेस दिखाई देगी? I2 और I3, क्योंकि वहीं से रे उसकी आंखों में आती हुई नजर आ रही है। I1 दिखाई नहीं देगी। ठीक है। प्लेन मिरर, क्वेश्चन है फाइंड आउट द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म। कितनी इमेजेस फॉर्म होगी? टोटल नंबर ऑफ। देखिए एक रे जो यहां से गिर गई, क्या रिफ्रैक्ट हुई? यहां से आती हुई नजर आई। तो ये तो हो गई अपने फर्स्ट इमेज I1। ठीक है। एक रे जो यहां इस जगह इंसिडेंट हुई, मीन्स पहले प्लेन मिरर पे रिफ्लेक्ट हुई, तो देखिए कहां से? प्लेन मिरर में एक इमेज, इसके जस्ट नीचे, ठीक है, I2। लेकिन जब ये रे यहां से आती हुई बाहर वापस निकलेगी, तो क्या यहां पे वापस इसका प्लेन रिफ्लेक्शन होगा? कितने? कौन सी इमेज है? थर्ड इमेज।
एक ये और एक ये। कितनी इमेजेस बनी? 3। दिखेगी कितनी? 2। क्यों? क्योंकि इसकी आंखों में एक ये रे गिर रही है और एक ये कहां से आ रही है? I1 से। ये कहां से आ रही है? I3 से। तो इमेजेस दिखेगी 2, बनी कितनी है? 3। ऑब्जर्वर को कहां पे फाइनल इमेज दिखाई देगी? देखिए, रे जो इंसिडेंट हुई किसमें जा रही है? टेंसर में। तो प्लेन रिफ्लेक्शन अगर यहां पे लगेगा तो देखिए d डैश अपॉन d। d कितना है? 10 2/1। तो d डैश कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। मीन्स रे कहां से आती हुई नजर आ रही है? 20 सेंटीमीटर से। ठीक है। जब इस कॉन्वेक्स मिरर पे गिरेगी तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए u कितना हो गया? u हो गया 15 प्लस 20 कितना हुआ? 35 सेंटीमीटर माइनस f कितना है? प्लस 10 सेंटीमीटर। तो इसको अगर अपन सॉल्व करें तो कितना आ रहा है? 1/v। v हो गया अपने पास 70/9। ठीक है, 70/9। इसका मतलब जब ये रे वापस रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे जाएगी तो ये कहां से आती हुई नजर आ रही है? कितने डिस्टेंस? 70/9। इसको मैंने नाम दे दिया x। ठीक है। तो बताइए, जब ये रे वापस यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो इसका वापस क्या होगा? रिफ्रैक्शन। तो ये डिस्टेंस कितनी होगी? L। तो इसको मैं क्या नाम दे दूं? देखिए, यहां पे वापस अगेन प्लेन रिफ्लेक्शन कितना? d डैश अपॉन एक्चुअल डिस्टेंस कितनी? 70/9 प्लस 15 सेंटीमीटर, यानी 15 प्लस x इज इक्वल टू 1/2। तो L की वैल्यू कितनी हो गई अपने पास? 15 प्लस x डिवाइड बाय 2। और x की वैल्यू कितनी है अपने पास? 70/9। ठीक है।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अपन ने क्या लिया, एक स्फीयर लिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, n इक्वल टू √3, ठीक है। इस पे यहाँ पर इस पॉइंट पर अपन ने रे इंसिडेंट करी कितने एंगल पे, 60 डिग्री पे, और बाहर क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1, ठीक है। अगर बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 तो अपन को कैलकुलेट करना है, फाइंड आउट नेट डेविएशन, फाइंड आउट नेट डेविएशन, ठीक है। तो देखिए, अगर ये सिस्टम नहीं होता तो हमारी रे सीधी जा रही थी, लेकिन क्या इस स्फीयर के होने की वजह से हमारी रे क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट। नॉर्मल क्या बन रहा है, जो रेडियस से पास होने वाली लाइन, ठीक है, जो सेंटर है अपना, तो यहाँ पर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर कितना होगा, बाय स्नेल्स लॉ वी कैलकुलेट द एंगल आर, कितना होगा, n1 sin i इक्वल टू n2 sin r। तो n1 कितना है, 1 sin 60 डिग्री इज इक्वल टू n2 कितना है, √3 sin r। ये √3/2 sin r, तो r कितना आ गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो अगर r की वैल्यू 30 डिग्री आई तो यहाँ पर कितना एंगल बना अपने पास, 30 डिग्री। तो एक बात बताइए, ये रे जब यहाँ पे इंसिडेंट होगी तो ये नॉर्मल बनेगा, तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल रे कितने पे बाहर जाएगी, 60 डिग्री पे। कितने पे बाहर गई, 60 पे, क्योंकि 60 पे इंसिडेंट हुई, 30 पे रिफ्लेक्ट हुई, तो 30 पे इंसिडेंट होगी तो कितने पे जाएगी, 60 डिग्री पे, ठीक है। अब बात करते हैं नेट डेविएशन की। तो एक बात देखिए, यहां पर इस सरफेस की वजह से रे डेविएट हो गई, कितना, del1 इज, ये एंगल 60, तो ये भी 60, तो ये कितना हो गया, del1 कितना हो गया, 30 डिग्री, ठीक है। तो del1 की वैल्यू कितनी हो गई, 30 डिग्री। कौन सा एंगल, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, ठीक है, इधर हुआ ना डेविएशन। उसके बाद रे सीधी जाना चाहती थी, क्या डेविएट हो गई, कितना एंगल, अगेन 30 डिग्री, तो del2 भी कितना आया, तो टोटल डेविएशन $60 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है। Now next heading,